इसमें हम लोगों ने थ्योरीज को कंप्लीट करके आज न्यूमेरिकल का सेकंड सेशन पे आ चुके हैं। तो आपका थ्योरी फिनिश हो चुका है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वाला जो था जिसमें पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के बारे में देखे थे और साथ ही न्यूमेरिकल सेशन के बारे में भी देखे थे। ठीक है, तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए और मेरे साथ आप लोग तैयार हो जाइए न्यूमेरिकल करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखिए क्वेश्चन, देखिए एक तार का प्रतिरोध R ओम है, का प्रतिरोध R ओम है। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दें, n गुना कर दें, तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए बच्चों, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रिमार्क कर लीजिए। और मल्टीपल बार आपकी यूपी बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई तार है जिसका प्रतिरोध स्टार्टिंग में कितना है? L है। ठीक है, अब हम उस तार को खींच रहे हैं और इतना खींचते हैं कि वो अपने प्रारंभिक लंबाई का n गुना हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? n गुना मतलब तार को 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, तो इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था किसी भी तार का प्रतिरोध 3 बातों पे डिपेंड करता है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? रो L/A। रो जो होता है तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तार की प्रकृति हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया कि तार को खींचा है, ना कि तार को बदला है। लंबाई में यदि परिवर्तन हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई तार है, जैसे सपोज करिए तार है, अगर हम इसको खींचेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कोई तार आप खींचेंगे तो पतला होता जाएगा। तो इसका मतलब है, मैंने मान लिया कि शुरू में तार की लंबाई L थी और खींच करके हमने लंबाई कितना कर दिया? L'। समझेंगे बातों को? अगर शुरू में तार की लंबाई L थी तो हमने तार को खींच के L' कर दिया। अगर प्रारंभ में क्रॉस सेक्शनल एरिया A थी तो कितनी हो गई? A' हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर प्रारंभ में तार का जो अनुप्रस्थ कांटा का क्षेत्रफल A था, खींचने के बाद कितना हो गया? A' हो गया। मैं आपसे पूछूं इनका आयतन में कोई परिवर्तन हुआ? तो भैया आयतन में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मोटाई कम हो रही है तो कहीं ना कहीं लंबाई में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है वो नियत है, वो कांस्टेंट होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे इससे मतलब क्या होगा, हम इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? यदि सॉल्यूशन लिखते हैं, यदि तार की प्रारंभिक लंबाई L से L' हो जाए, तथा क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
ए से ए डैश हो जाए, ए डैश हो जाए, तब इनका आयतन, उनका आयतन क्या होगा? आयतन तो भाई समान होगा, तो इनका आयतन समान होगा। आयतन क्या होगा? समान होगा। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A into L is equal to A dash into L dash। इससे क्या मतलब निकलता है? A हो गया। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालना चाहें कि L dash अपॉन L, अगर हम L में निकालना चाहें इधर आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? A अपॉन A डैश, और एक इसके बराबर आपको पेपर में दिया गया है n का। भैया इसका मतलब ये हुआ कि तार को खींच करके n गुना कर रहे हैं। कहने का मतलब है L डैश अपॉन L का जो अनुपात हो कितना है? n है। ठीक है, आपको ये चीज गिवन है, ये चीज क्या है? गिवन है। अब ये देखिए किसी भी तार का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? R बराबर, ये प्रारंभ की अवस्था है, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रारंभ में तार का प्रतिरोध यदि R था तो कितना हो गया आपसे? रो इन ब्रैकेट L अपॉन A। इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, लेकिन बाद में क्या चेंजिंग हुई उसको देखिए। बाद में क्या हुआ बच्चों? हमने मान लिया प्रतिरोध R डैश हो गया, तो R डैश किसके बराबर होने वाला है? रो तो चेंज होने वाला नहीं है, L डैश अपॉन A डैश, यही होगा L डैश अपॉन A डैश। अब बच्चों इनको हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। आप इक्वेशन नंबर इस तरीके से अनुपात निकालेंगे। हम करेंगे क्या इसके बाद? देखिए यहाँ पे, देखिए समीकरण 2 को आप समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से, तो कितना आ जाएगा? R डैश अपॉन R, रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे L अपॉन L डैश अपॉन L, और A डैश आपका ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका A अपॉन A डैश। कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आप इस समीकरण को ना हो यहाँ से ऐसा करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, तो 3 को 2 से हमने भाग किया। तो देखिए R डैश अपॉन R इज इक्वल टू, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या हम L डैश अपॉन L के स्थान पे n नहीं लिख सकते हैं? यहाँ देखिए L डैश अपॉन L के प्लेस पे n, और A अपॉन A डैश के प्लेस पे n लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हम दोनों के स्थान पे n लिख सकते हैं, n into n। तो यहाँ से R डैश बराबर कितना आ गया बच्चों? R डैश बराबर आपका आ गया n स्क्वायर R। R डैश बराबर कितना आ गया? n स्क्वायर R। इसका मतलब क्या है? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं, एक बार अच्छे से ले लीजिए आप। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे। देखिए इसमें हम लोगों ने ये सीखा क्या कि अगर कोई तार है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई तार है हमारे पास, और हम इस तार को खींच के n गुना करते हैं, मैंने इसको इतना खींचा, खींचते 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 n गुना कर दिया, तो मैं पूछूं इसके प्रतिरोध में कितना हुआ? इसका प्रतिरोध खींचने के बाद कितना हुआ? तो आप कहेंगे n स्क्वायर हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप तार को खींच के 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? 4 गुना। यदि हम तार को पकड़ के मोड़ दें, आधे आधे पे कर दें, आधा कर दें, तो 1/4 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है स्क्वायर हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके का एक परसेंटेज का क्वेश्चन भी आता है जो आपके पेपर में 3 से 4 बार पूछे गए हैं, उसको भी देखते हैं।
इसको आप लोगों ने लिख लिया ना? ठीक, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई उसकी लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई जाती है। आगे इस तार के प्रतिरोध इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है और हमने तार को बेलनाकार कोई चार्ज है इसको खींच के हमने 10% उसकी लंबाई बढ़ा दी, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। आप मुझे बताओ, अगर हम किसी चीज, देखिए हर चीज दुनिया में 100% है, ये बात आप मान के चलिए। कोई भी चीज अगर वो है तो 100% है। अगर हम उसमें 10% की वृद्धि करते हैं तो बढ़ने के बाद कितना परसेंट होगा? 110% होगा। दीदी जैसे आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में 10% कितना होगा? 100 रुपए का 10% 10 रुपया होगा। तो मुझे बढ़ के कितना हुआ? तो आपने 100 पहले था, 10 बाद में हुआ तो 110 हो गया, ये मतलब होगा। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि तार जो था शुरू में L था और बढ़ने के बाद कितना हो गया? L डैश हो गया। शुरू में तार जो था 100% था, और बाद में बढ़ने के बाद कितना परसेंट हो गया? 110% हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 10% तार को बढ़ा दिया, तार को देखिए 10% बढ़ाया गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे समझने योग्य बात क्या है। अगर मैं पूछूं दोनों में अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखो। इसका मतलब है कि L डैश अपॉन L कितना हो जाएगा? 110/100। ऐसा क्यों? क्योंकि तार शुरू में L जो था वो 100% था और बढ़े के कितना हो गया? 110% हो गया। मैं इसको अगर 0 से 0 काट दूं, दशमलव इधर ले जाए तो 1.1 आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी यहाँ से क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें लिखना पड़ेगा। अभी जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि तार को खींचने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, तो आयतन क्या होगा? नियत होने पर आपका A into L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A डैश into L डैश, A डैश into L डैश। यहाँ से अनुपात निकालें, L डैश अपॉन L इज इक्वल टू A अपॉन A डैश, और ये बराबर किसके दिया गया है? 1.1। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कितना मैंने मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। कैसे? L डैश अपॉन L भी 1.1 है, A अपॉन A डैश भी कितना है? 1.1 है। क्लियर है? अब आप देखिए किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है, मैंने बताया आपसे कि 3 बातों पे डिपेंड करता है। नोट करने योग्य बात है, किसी भी तार का प्रतिरोध
मात्र 3 बातों पे डिपेंड करता है। और कौन सी 3 बातें हैं? पहला होता है आपका तार की विशिष्ट प्रतिरोध पर, तार के लंबाई पर और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो बच्चों एक चीज देखिए, हम तार को खींच रहे हैं, ना कि मैं तार को बदल रहा हूं, उसकी प्रकृति बदलने वाली नहीं है। इसे 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात कौन सी है? तार की लंबाई पे डिपेंड करने वाला है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने मान लिया कि प्रारंभ में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था, कि प्रारंभ में किसी तार का जो प्रतिरोध है तो रो N/A होता है। समीकरण में 2 मान लेंगे। वैसे दोस्तों में अगर तार जिसका प्रतिरोध R था, मैंने मान लिया R कुछ इस तरीके से है, लेकिन बाद में क्या हुआ उसको देखिए। बाद में अब R डैश में परिवर्तित हो गया, मान लो बढ़ा हुआ जो प्रतिरोध है, तो रो ही रहेगा। L डैश अपॉन A डैश कितना आ गया? समीकरण 3 हमने ले लिया। कितना ले लिया यहाँ पे? समीकरण 3 हमने यहाँ पे ले लिया। ये बात क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका रेशियो निकालते हैं। समीकरण 3 को 2 से हम भाग करते हैं। समीकरण 3 को अगर हम 2 से भाग कर दिए, कितना आ गया? R डैश अपॉन R बराबर L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो एक चीज, इनका अनुपात कितना है? 1.1, इनका कितना है? 1.1। तो यहां से क्या निकल के आया? यहां से निकल के आ गया कि R डैश अपॉन R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो यहां से भैया कितना आ गया? 2 दशमलव से 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1.21 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1.21 आ गया। अगर मैं प्रतिरोध में वृद्धि आपसे पूछूं, यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए प्रतिरोध में वृद्धि किसके बराबर हो गया? R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि R डैश इंटू 100। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया? R डैश अपॉन R, आप यहाँ पे देखेंगे कितना है? 1.1 है। 1.21 माइनस 1 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.21 इंटू 100 और लास्ट में कितना परसेंट आ गया? 21%। एक वापस में मल्टीप्लाई किया। एक बार शॉर्ट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आपको बताया कैसे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने बच्चों, देखिए हम लोग शुरू में क्या किया, आपने देखा कि अगर हमने तार को 10% बढ़ाया, मतलब 1.1 गुना हो गया, तो L डैश अपॉन L का अनुपात 1.1 हो गया। आयतन चेंज नहीं होगा तो A इंटू L बराबर A डैश इंटू L डैश। तो L डैश अपॉन L और A अपॉन A डैश का अनुपात 1.1,
कि प्रारंभ में हमने मान लिया कि तार का प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A होता है, समीकरण 2। फिर बाद में अगर वृद्धि हो गई तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, इसको आप L डैश मान लीजिए, ठीक है। फिर समीकरण 3 और 2 को हमने भाग किया, भाग करने पर हमें ये चीज मिला और इन दोनों की वैल्यू 1.1 दिया गया है। आपने रखा तो R डैश अपॉन R की वैल्यू कितनी आ गई, 1.21 आ गया। तो तार में वृद्धि जो होती है R डैश माइनस R अपॉन R इनटू 100, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.21 दिया गया, माइनस का सॉल्व किया, कितना आ गया 21%। 21% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान में रखिए और कई बार आपके एग्जाम में ये चीज पूछी गई है। तो हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ कि किस तरीके से हम इनको हैंडल करते हैं। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रेसिस्टर वाले क्वेश्चन करवा दें आप लोगों को, देखिए बच्चे आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संलग्न चित्र में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके सामने आया हुआ भी है। इनके विकल्प में भी दो प्रतिरोध लगाए गए हैं। डायग्राम आप लोग बना लीजिए, साथ साथ बनाइए डायग्राम। देखिए प्रत्येक प्रतिरोध जो है हमें मान लें ए डी है, नाम दे रहे हैं ए बी सी डी और यहाँ पे, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, आर ओम का है। प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, आर ओम का। ये बात क्लियर है। ये डायग्राम आप लोग बनाइए, पहले इसको बना लिया आप लोगों ने। बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यही टर्निंग पॉइंट है जो हमें समझना है। समझने योग्य क्या बात है, देखो अगर मैं पूछूं आप लोग से, क्या मैं पूछूं, क्या इस तार का जुड़ना यहाँ कोई मतलब है? इस तार को देखिए सर्किट कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पे आ रही है चीजें। इक्वी पोटेंशियल का मतलब है कि इनका विभव क्या है, दोनों पॉइंटों के बीच में वो सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ और यहाँ की पोटेंशियल जब सेम है तो ऐसे करंट इधर से निकल जाएगी यहाँ से, और इधर की करंट यहाँ से निकल जाएगी। तो हम इनको बीच से रप्चर कर सकते हैं। ऐसे डायग्राम को कहते हैं सिमेट्रिक डायग्राम। क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक डायग्राम कहते हैं। जैसे अगर हम इसको तोड़ना चाहें कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ये चीज समझने योग्य है यहाँ पे।
समझने योग्य बातें हैं। अब हम इनको यहां से अगर ब्रेक कर दिए कुछ इस टाइप में हो जाएगा। और प्रत्येक का प्रतिरोध R है, इनको हम इस तरीके से ब्रेक करके करेंगे। ओके, कहने का मतलब जहां दोनों विकर्ण कट रहे हैं आप इनको चाहे तो ऐसे कट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपके आसानी के लिए। अब देखिए सर्किट हमारा कैसा हो गया, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे इसको मान लिया A, B, C, फिर D। अब आप देखो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व करना है इनके ग्रुप को, तो आप देखिए इधर का और इधर का ये दोनों किसमें है, समांतर सॉरी आपके श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है A इसके किसमें है, समांतर में है। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे CD का प्रतिरोध, CD का प्रतिरोध हमने मान लिया कितना है, R1 मान लिया। CD का प्रतिरोध कितना मान लिया, R1। बच्चों देखो यहाँ पे ये दोनों किसमें जुड़े हैं, R किसमें है, श्रेणी में है। श्रेणी में है तो आपस में जुड़ जाएगा 2R, और ऊपर R है समांतर में, तो 2 गुणा बटा जोड़ से हमने आपको बताया फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, R into 2R अपॉन R plus 2R। इसको मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पिछले चैप्टर में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर अपॉन 3R। R से R कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बच्चों, 2 अपॉन 3R, ठीक है। और इसी तरीके से CD अगर आ गया तो AD का भी यही होगा। आप अगर देखो ABCD पर अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में है। अगर सीरीज में तो जुड़ गए हैं 2R हो गया, 2R हो गया, तो 2R और R किससे जुड़े हैं, तो आप कहेंगे समांतर में, और समांतर में निकालने के लिए गुणा बटा जोड़ सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। दोनों प्रतिरोध को गुणा कर दो, फिर दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो, यहाँ से कितना हो जाएगा। इसी तरीके से हम ABCD पे निकालते हैं। AB का प्रतिरोध हमने मान लिया कितना है, R2 है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, जितना आपका CD के अकॉर्डिंग आया था, गुणा बटा जोड़ से हमने कर लिया R plus 2R। तो आप इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 2R स्क्वायर अपॉन 3R, और सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 2 अपॉन 3R हो गया, ठीक है। ये आपका R2 आ गया। अब थोड़ा सा डायग्राम हम इजी करते हैं। इजी करने का मतलब यहाँ बना देते हैं। इधर आप लोग देखिए, अब D और C के स्थान पे अर्थात CD के स्थान पे 2/3R लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2/3R। और बच्चों यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ आपका R है, यहाँ पर सिर्फ आपका R है। और एक बार हम इसको अच्छे से बना दे रहे हैं, 2/3R A B C D। देखिए यहाँ पे देखिए C और D का प्रतिरोध 2/3R अभी अभी हमने निकाला। A और B का प्रतिरोध कितना आ गया, 2/3R, और यहाँ पे RR। अब आप ध्यान से देखो, हमें A की सीधे पे निकालना है प्रतिरोध। अगर मैं आपसे पूछूं कि A वाला R 2/3R और R आपस में किससे जुड़े हैं, आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्या कहेंगे, आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आप ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिरोध R 2/3R तथा R आपस में श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर
अगर श्रेणी क्रम में है तो किस तरीके से हो जाएगा, मान लिया हमने इनका प्रतिरोध R3, तो बच्चों R3 कितना हो जाएगा, R प्लस 2/3 R प्लस R, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं R3 को, लासा निकालेंगे तो 3 आ गया, यहाँ 3R प्लस 2R प्लस 3R, 3 3 6 2 8 R अपॉन 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो 8/3 R आ गया। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, 8/3 R लिख सकते हैं। इसके प्लेस में अगर 8/3 R लिखेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। ऊपर वाला कितना है 8/3 R और नीचे कितना है 2/3 R, ओके। 8/3 R यहाँ 2/3 R हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपस में किससे जुड़े हैं, समांतर से। तो समांतर के लिए हमने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको कि गुणा बटा जोड़, दैट इज बेस्ट फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, इतना आप लोगों ने लिख लिया ना, आगे हम लिखना है। तो यहां से आपका आ गया, अगर हम मान लें नेट प्रतिरोध आपका R नहीं हमने मान लिया R नेट मान लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर किसके हो जाएगा, गुणा बटा जोड़। एक बार इसको गुणा करेंगे 2/3 R, फिर लिखा 2/3 8/3 R, अब आपस में जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 2/3 R प्लस 8/3 R, ठीक है। तो R3 कितना, 8 दूनी 16 R स्क्वायर अपॉन 9 और बटा यहाँ कितना 8 तो 10 10/3 R आ गया। R से R बच्चों कैंसिल हो गया, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 16/9 = 3/10। यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ पे 8 आएगा, अंदर 5 आएगा। तो यहाँ से बच्चों जो नेट R है, R नेट मान लीजिए आप इसको, तुल्य प्रतिरोध। तो R नेट बराबर कितना आ गया 8 R/15, इतना तुल्य प्रतिरोध आ गया। और यही आपको क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए इसका आप पिक ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए आपको देखने को जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए इन चीजों को लेकर के। चलिए, और आप लोग पुराने चीजों को आप रिपीट करते रहें बार बार, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हो
तो बच्चों कोई मतलब नहीं निकलता वहां पे। तो आवश्यकता ये है कि आप बराबर चीजों को रिपीट करते रहें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध आपको निकालना है, बिंदु ए और बी के बीच तो प्रतिरोध ज्ञात करें। लिखिए क्वेश्चन। बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध, बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करें। या करें। डायग्राम क्या है, ध्यान से देखेंगे। लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अपने डायग्राम। आप लोग भी बनाइए डायग्राम। साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। प्रत्येक जो है वो आपका 2-2 ओम का है। प्रत्येक रेजिस्टर आपका 2 ओम का है। और ये आपका पॉइंट ए है, बी, सी, डी। क्लियर है? और हमें ए और बी के बीच क्या पता करना है? प्रतिरोध। We have to find out the value of resistance. A और B बिंदु के बीच का हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप इस पोर्शन को समझें, इतना ही देखो, अगर हम इतने को समझते हैं तो कहीं नहीं आज देखने में लग रहा है कि एक व्हीट स्टोन सेतु जैसा है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 2 प्रतिरोध है, इधर 2 प्रतिरोध है, इनके दोनों के बीच में ये यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु जैसा संरचना बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? किसी करना चाहे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। इसको हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब इनके बीच में प्रतिरोध क्या करना है? ए हो गया, ये बी हो गया, और सी और डी यहाँ पे हो गया आपका। प्रतीक 2 ओम का है। 2 ओम के प्रतीक रजिस्टर है। अब आप देखिए यहां से यहां संरचना बदलना ही इसको सीखना है। आपको पता होना चाहिए जो संरचना यहाँ पे बन रही हो कैसी है, वो व्हीट स्टोन सेतु जैसी है। ठीक है, तो यहाँ की व्हीट स्टोन ब्रिज बन गई। अब व्हीट स्टोन ब्रिज और यहाँ पे नीचे आपका 2 ओम लगा हुआ है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इनको थोड़ा इंडिकेट करते हैं पॉइंट्स को। ये पॉइंट सी है, ये डी है, और ये भी आपका ए से ही जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट ए ही है पूरा का पूरा, और बस डी है। देखिए यहाँ पे अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो मुझे एक चीज ये बताओ, क्या सी और डी पॉइंट के बीच का जो प्रतिरोध है, सॉरी जो इनके बीच का विभव हो, वो समान नहीं होगा? अगर इनके बीच में विभव समान होगा तो सीधी सी कोई भी करंट नहीं बहने वाली है। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, सॉल्यूशन है
चूंकि सी व डी बिंदु, चूंकि सी व डी बिंदु समान विभव पर है, समान विभव पर है, इसलिए इससे धारा नहीं बहेगी, इससे धारा क्या होगी, नहीं बहेगी, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब यहाँ पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तो इस रेसिस्टर का लगने का कोई मतलब नहीं है, इस रेसिस्टर का कोई लगने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला 2 ओम और इधर के 2 ओम, 2 2 4 और 2 2 4, एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 4 और 2 2 4, और आपस में किसमें जुड़े हुए हैं, आपस में आप देख रहे हैं समांतर में जुड़े हैं। तो इस तरीके से इनको लिखेंगे। चलिए हमने इसके लिए एक बार थोड़ा इजी कर लेते हैं। इसके लिए प्रतिरोध और इसके लिए प्रतिरोध मैंने मान लिया यहाँ पे R1 है, तो इसके लिए R2 है। तो कैसे हमने देखा यहाँ पे, मैं अगर आपसे पूछूं कि R1 बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे 2 + 2 4 ओम। इसी तरीके से R2 अगर पूछूं तो 2 + 2 4 ओम हो गया। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दें सर्किट को और ज्यादा, और हम इनको सरलीकृत कर दें। तो सरलीकृत करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अब इसके स्थान पे R1 हम लिख सकते हैं, तो R1 मैंने लगा दिया, R1 बराबर कितना है बच्चों, 4 ओम। अब इसी के नीचे इसके स्थान पे मैंने ले लिया R2, तो यहाँ लिखते हैं R2 बराबर 4 ओम, और इसके नीचे जो है यहाँ पर जो आपका है 2 ओम, ठीक है। और AB के बीच आपको निकालना है पोटेंशियल, AB के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, देखो यहाँ पे कि हम इस दोनों के स्थान पे मैंने R1 लिया, और R1 कितना बच्चों 4 ओम है। इन दोनों के स्थान पे मैंने क्या लिया, R2 लिया, R2 कितना है, वो भी 4 ओम, और नीचे वाला आपका 2 ओम। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों आपस में किस क्रम में है, तो जाहिर सी बात है समांतर में है। समांतर के लिए चलिए देखते हैं यहाँ पे, और तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ से। माना A1 B के, माना A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना मान रहे हैं, R इक्विवेलेंट का मान रहे हैं। R इक्यू का मतलब है कि तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया। तो बच्चों यहाँ से तुल्य प्रतिरोध समांतर के लिए आपको फॉर्मूला भी बताया था, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/2 हो गया। हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1/2, ठीक है। इक्विवेलेंट के लिए बच्चों इनका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो 1 + 1 + 2 आ गया। तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, ऊपर भी 4 है और नीचे भी कितना आ गया, 4। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 1 ओम। R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया है, 1 ओम आ गया है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको बता रहे हैं आगे क्या करना है।
सिंपल सा क्वेश्चन पे ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करना। देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, उसको पहले बनाते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको ए व बी के बीच प्रतिरोध बनाते हैं। ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। और समझेंगे इसका मतलब क्या है। इस तरीके से है आपका ये डायग्राम भी आप लोग साथ में बनाते हुए चलिए। यहाँ पर 8 ओम हो गया, 6 ओम, और 2 ओम 4 ओम। यहाँ पर आप लगा लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध, और इस साइड में आपका 4 ओम, ओके, और ऊपर नीचे 3 और 6, 3 ओम और 6। बच्चों देखो एक चीज यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा बना हुआ सी जैसा। सी का मतलब है कि आर इससे जुड़ा नहीं है। ए अगर मान लें यहाँ पे एबीसीडी ले लें, एबीसीडी अगर इसको ले लें, तो यहाँ कहने का मतलब है कि डीसी और सीडी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो डीसी वाला वायर है ये एसी की क्या है, ऊपर है। ये जो ब्रिज जैसी संरचना बना है, इसका मतलब क्या है, तार एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तार एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो उस आधार पे आप इनको देखोगे कि ए वाले आपस में किससे हो जाएंगे, ए भी इसी पॉइंट से जुड़ा है, ए भी इधर जुड़ा हुआ है। इसको हम अगर सरलीकृत करना चाहें, अगर मैं इसको सरलीकृत करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, यहाँ देखिए आप इसको सरलीकृत करना चाहें तो BAC और BC ये आपस में किसमें हो जाएंगे बच्चों, ये आपके हो जाएंगे श्रेणी समांतर क्रम में। सारे के सारे किसमें आ गए, समांतर क्रम में आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 3 ओम है, 8 ओम और 8 ओम और 6 ओम, और यहाँ पर आपका है 2 ओम और यहाँ पे 6 ओम, और इधर भी 6 ओम। अब बच्चों देखो यहाँ पे इनके लिए हमने मान लिया R1 प्रतिरोध, इनके लिए मान लिया R2 प्रतिरोध। तो यहाँ पर R1 में आप देखोगे दोनों समांतर में है, तो 8 ओम प्लस 8 और 6 ओम बराबर 14 ओम आ गया। R2 बराबर कितना है, 2 प्लस 6 बराबर 8 ओम, ठीक है। इस सर्किट को और भी हम सिंपल करना चाहें, सिंपल करेंगे तो कैसे होगा, 3 ओम
इस तरीके से भी हम इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे R1 और R2 आप देख रहे हो A और B किसमें जुड़े हुए हैं, A और B पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 ओम R1 और R2 आपस में किसमें है, समांतर में है। तो समांतर के लिए तुल्य प्रतिरोध हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इस बात को कि अगर तुल्य प्रतिरोध हमने R इक्विवेलेंट ले लिया तो कितना आ जाएगा, 1/R1 R2 प्लस 1/, यहां से कितना आ जाएगा। अच्छा नीचे भी एक लगा हुआ है, नीचे भी आपका एक 6 लगा है, 1/3 प्लस 1/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/14 प्लस 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यही है। अगर इनका हम लासा लेना चाहें तो कितना आ जाएगा, कौन सी संख्या ले लेगा, एलसीएम से 7 है 2 8 गुणे 3 24 56 तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया, 168 आ गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आ गया 168, ठीक है। तो 14 पहाड़ा में 168 कितनी बार में आएगा, 14 14 14 12 बार में जाएगा। और 8 के टेबल में 21 बार में, 3 में कितनी बार में जाएगा, 5 56 बार में, और 6 में 6 दूनी 12 और 4 आ गया 28 बार में आ गया। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 8 6 14 15 2 17 हासिल 1 5 2 7 1 8 10 और 1 11 का 68, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि R इक्विवेलेंट बराबर कितना है, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध दोनों के बीच में 168/117, इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 से ना करेंगे 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे 5 1 56 और नीचे वाले को करेंगे 3 हासिल 2 9 39 आ गया, ठीक है। इसको यहीं पे लिखना है। तो यहाँ से देखिए आपका A और B पॉइंट के बीच में जो नेट इक्विवेलेंट ओम आया वो कितना है, 56/39 ओम, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, तो देखिए आज के वीडियो में हम यही तक न्यूमेरिकल रख रहे हैं। और देखिए अगर कल कंप्लीट हो जाता है तो तीसरी वीडियो में न्यूमेरिकल होगा, अदरवाइज हम 4 में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आज के न्यूमेरिकल में हम आशा करते हैं आपको सारी बातें कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।